ये कहानी एक मैरिड कपल या जिसकी शादी होने वाली है उन्हें जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो चलो आपका और टाइम लेते हुए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम जया होता है। उसके पापा अपने साले से कहते हैं, देखना मेरी बेटी को मैं इंदिरा गांधी जैसे पालूंगा। तो वह कहते हैं, हाँ सही बात है, लेकिन उसके बाल लंबे रखना, नहीं तो उससे कोई भी शादी नहीं करेगा। और अब कहानी आगे बढ़ती है। जया पेड़ पर खेल रही होती है, जो देखकर उसके मामा उसे नीचे उतारते हैं और उसे घर के अंदर जाने को कहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है गांव वाले उसे ऐसे खेलते हुए देखेंगे तो उसे आवारा समझेंगे और उससे कोई भी शादी नहीं करेगा। अंदर जाकर जया अपने पापा से खेलने के लिए गुड़िया मांगती है, तो वो उसे गुड़िया की जगह पर अपने बड़े बेटे जियान की कार पकड़ा देते हैं और उसे उससे खेलने को कहते हैं, जिससे जया बहुत दुखी हो जाती है। और आगे में हम देखते हैं उसकी माँ उसके लिए एक शर्ट सीती है और उससे कहती है, तुम अपने भैया के कपड़े भी पहन सकती हो, जिससे नए कपड़े खरीदने के पैसे बच जाएंगे। और यहाँ तक कि एक रात उसके पापा उसके भैया को मार रहे होते हैं, क्योंकि उसने अपनी बुक फाड़ दी होती है, लेकिन वो उसे इसलिए नहीं मार रहे होते। दरअसल उन्हें लगता है अगर जयान अपनी बुक फाड़ देगा तो उन्हें जया के लिए नई बुक खरीदनी पड़ेगी। ये जानकर जया और दुखी हो जाती है। और अब समय आगे बढ़ता है और जया बड़ी हो जाती है और वो अपनी माँ को उसे ट्यूशन लगाने को कहती है। तो उसे कहती है, तेरे भैया की पढ़ाई में बहुत सारे पैसे खर्च हो गए हैं, तो तू ये सब छोड़ दे और जाकर बर्तन धो। और यहाँ तक एक दिन उसके पूरे स्कूल वाले पिकनिक जा रहे होते हैं और वो भी जाना चाहती है, लेकिन उसके माँ बाप उसे मना कर देते हैं, क्योंकि उसे भेजने के लिए उन्हें पैसे लगेंगे। और अब कुछ दिन बीत जाते हैं और जया बहुत अच्छे मार्क्स से पास होती है और उसे एक बहुत अच्छे कॉलेज में फ्री एडमिशन भी मिलने वाला होता है। और वहाँ पर एडमिशन करने के लिए उसके पापा रेडी भी हो जाते हैं, लेकिन उसके मामा कहते हैं वो कॉलेज बहुत दूर है और हमें हॉस्टल का खर्चा भी बहुत आएगा, तो मत भेजो उसे वहाँ पर, हमें कौन सा उसे आईएएस बनाना है, आखिर में तो शादी ही कर देनी है। एक काम करते हैं, हमारे गांव में एमएमएस नाम के कॉलेज है, हम वहाँ पर उसका एडमिशन कर देते हैं। जो सुनकर जया बहुत दुखी हो जाती है और वो अपने पापा से कहती है, मुझे वही कॉलेज में एडमिशन लेना है और मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और जॉब करना चाहती हूँ। जो सुनकर वो उसे गुस्से से कहते हैं, तुमसे किसने राय मांगी, फैसला लेने के लिए घर के मर्द है। और वो उसकी बात ना मानते हुए एमएमएस कॉलेज में ही एडमिशन कर देते हैं, जो बहुत बेकार होता है। मगर वहाँ पर एक हिंदी टीचर होता है जिसकी सोच औरतों को लेकर बहुत अच्छी होती है, जैसे औरतों को अच्छा सम्मान मिलना चाहिए और वो अपने कपड़े अपनी मर्जी से ही पहन सकती है, जो चाहे वो, उस पर सवाल करने का किसी का भी हक नहीं है। और औरतों को पढ़कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि उनकी जिंदगी किचन तक ही सीमित नहीं है। उसके इतने अच्छे विचार देखकर जया उसे प्यार करने लगती है और ये बात वो टीचर भी समझ जाता है और एक दिन वो उसे प्रपोज करता है और जया भी उसे प्यार करती है, तो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। और अब वो दोनों रोज मिलने लगते हैं और धीरे धीरे उनका प्यार बढ़ने लगता है। लेकिन अब वो टीचर धीरे धीरे जया पर अपना हक जमाने लगता है, जैसे उसे लड़कों से मिलने से मना करता है और उसकी व्हाट्सएप की डीपी उसे बगैर पूछे बदलने के लिए उस पर गुस्सा करता है। और यहाँ तक कि एक दिन उसके कपड़ों को लेकर उसे थप्पड़ भी मारता है और ये बात उसके घर पर पता चल जाती है। तो जाकर उस टीचर को सबक सिखाने के बजाय जया पर ही चलाते हैं और उसे कहते हैं ये सब उसे आजादी देने की वजह से ही हुआ है, जबकि ये लोग उसे आजादी भी नहीं देते और ना ही उससे प्यार करते हैं। और ये लोग उसे आजादी या प्यार नहीं देने की वजह से ही वो बाहर प्यार ढूंढने लगती है और उसे एक मासूम टीचर के रूप में एक राक्षस मिल जाता है, क्या ही कहें। और अब यहाँ पर उसके मामा कहते हैं, अगर ये बात बाहर फैल गई तो उससे कोई भी शादी नहीं करेगा, तो जल्द से जल्द इसकी शादी करवा दे। जो सुनकर वो कहती है, अभी मुझे शादी नहीं करना है, मुझे पढ़ना है और जॉब करना है। जो सुनकर उसके पापा कहते हैं, ये डिसाइड करने वाले हम हैं, तुम्हारी मनमर्जी नहीं चलेगी। और वो उसके मामा को लड़का देखने को कहते हैं, जिससे जया बहुत दुखी हो जाती है। तो उसकी माँ आकर उसे कहती है, अभी तक तुमने अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारी है और अब हमें कुछ करने दो। तो वो उनसे कहती है, माँ अभी मुझे पढ़ाई करनी है और जॉब भी करनी है। तो वो कहती है, तुम उसका टेंशन मत लो, हम ऐसा ही लड़का देखेंगे जो तुम्हें शादी के बाद पढ़ने और जॉब करने दे। जो सुनकर जया अपने दिल पर पत्थर रखकर मान जाती है और अब इसे देखने के लिए राजेश नामक लड़का अपनी फैमिली के साथ आता है और उन्हें जया पसंद भी आ जाती है। मगर जयान उनसे कहता है, जया शादी के बाद पढ़ना और जॉब करना चाहती है। जो सुनकर राजेश मान जाता है, लेकिन उसे देखकर हमें लगता है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। और अब जया और राजेश बाहर बात करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर राजेश सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में बात करता है। दरअसल राजेश एक मुर्गी फार्म चलाता है और उसका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा होता है। और घर के अंदर जया के पापा राजेश की माँ से पूछते हैं, आपका लेन देन का क्या ख्याल है। तो राजेश की माँ कहती है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें जया जैसी खूबसूरत बहू मिल रही है, बस इतना ही काफी है। और अब बात आगे बढ़ती है और इन दोनों की शादी भी हो जाती है। और अब कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं हर रोज राजेश की माँ एक ही डिश बना रही होती है, जो देखकर जया इसके बारे में उनसे पूछती है। तो वो बताती है, राजेश को यही पसंद है, इसलिए हर रोज यही बनाया जाता है। जो सुनकर वो कुछ नहीं कहती और यहाँ पर खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगती है।
और एक दिन वो राजेश के साथ उसकी मुर्गी फार्म जाती है, जहाँ पर राजेश से मिलने के लिए एक आदमी आता है और वो उसे कहता है अगर तुम मुर्गियों को कम दाम में बेचोगे तो हमारे जैसे छोटे व्यापारी बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो उन्हें अकड़ के साथ कहता है कम रेट में बेच रहा हूँ इसलिए तो मेरा बिजनेस आगे बढ़ रहा है, तो तुम भी ऐसे ही करो। दरअसल मुर्गियों का रेट मार्केट में 145 रुपीस होता है और राजेश उन्हें मार्केट में 150 रुपीस में बेच रहा होता है, जिसकी वजह से उसका बिजनेस तेजी से बढ़ रहा होता है। लेकिन इसकी वजह से छोटे व्यापारियों का बिजनेस ठप पड़ने लगता है, जिनमें से ये भी एक आदमी होता है। तो ये आदमी राजेश से कहता है उसका बिजनेस वो चलाए और प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा उसे दे, मगर राजेश को अपने बिजनेस पर बहुत घमंड होता है तो उन्हें घमंडी से मना कर देता है। और अब हम आगे देखते हैं। जया यूट्यूब पर देखकर राजेश के लिए नई नई डिश बनाने लगती है, जो पहले तो जैसे तैसे खा लेता है लेकिन ज्यादा दिन तक खा नहीं पाता। एक दिन वो उस खाने को गुस्से से फेंक देता है, जिससे जया को बहुत बुरा लगता है और वो राजेश से कहती है खाने को ऐसा नहीं फेंकना चाहिए। जो सुनकर राजेश को बहुत गुस्सा आता है तो उसे थप्पड़ मारता है और उसे कहता है राजेश से हमेशा तभी से बात करनी चाहिए। जो सुनकर उसकी बहन उसे समझाने लगती है तो उसे भी डांट देता है, जो देखकर जया बहुत दुखी होती है और उसे दुखी देखकर राजेश को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो उसे माफी मांगता है और उसे अच्छा फील करवाने के लिए बाहर खाने के लिए ले जाता है और उसे उसका मनपसंद खाना ऑर्डर करने को कहता है, जो सुनकर वो कर देती है। लेकिन वो खाना राजेश को पसंद नहीं होता तो वो उसे कैंसिल करके अपना मनपसंद खाना ऑर्डर करता है। और हम आगे देखते हैं। अब हर दिन ऐसे होने लगता है। राजेश छोटी छोटी बात पर जया को मारने लगता है और उसे मनाने के लिए बाहर खाने पर ले जाता है और अपनी ही मनपसंद डिश ऑर्डर करके उसे खिलाता है। इन सब से जया और दुखी हो जाती है और इस बारे में कॉल करके अपनी माँ को बताती है, लेकिन वो इसे कहती है औरतों को सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, उसने तुम्हें थप्पड़ तो मारा है, इसमें क्या बड़ी बात है। जो सुनकर जया को बहुत बुरा लगता है तो वो फोन काट देती है और अब राजेश हर रोज उसे मारने लगता है, जिसकी वजह से उसका सब्र का बांध टूटने लगता है। तो वो अपने पापा को कॉल करके इस बारे में बताती है तो वो भी उसे कहते हैं बेटी जिंदगी ऐसे ही होती है और उसे कहते हैं मैं जरा खाना खा रहा हूँ, मैं तुम्हें बाद में से कॉल करता हूँ बोलकर फोन कट कर देते हैं, जिससे उसकी उम्मीद टूटने लगती है और वो हर वक्त दुखी रहने लगती है। जो देखकर राजेश की बहन आकर उसे समझाती है एक बार मैं भी बोरिया बिस्तरा बांधकर चली आई और हुआ क्या वो मुझे लेने के लिए आई नहीं और आज मेरी ये हालत है और तुम यहाँ से चली जाओगी तो सभी तुम्हारी ही गलती निकालेंगे। जो सुनकर वो उसे कुछ नहीं कहती और अब ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और एक दिन फिर से राजेश उसे मारने लगता है, लेकिन इस बार वो उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे जोर से किक मारती है, जिससे राजेश दूर जाकर गिर जाता है। और हमें यहाँ पर पता चलता है जया खुद अपनी परेशानी दूर करने के लिए यूट्यूब में देखकर कराटे सीख रही थी और वो आज इसका नमूना बताती भी है। राजेश वहाँ से बड़ी तकलीफ से उठकर चला जाता है और जया ने उसे इतनी जोर से किक मारी होती है वो तकलीफ से झुक भी नहीं पा रहा होता, जिसे देखकर उसकी माँ और बहन हैरान होते हैं और यहाँ पर पहली बार उसकी माँ उसे डांटती है जया को मारने के लिए। जो सुनकर वो भी हैरान होता है और जया को देखने लगता है। और हम आगे देखते हैं जया राजेश नहीं बल्कि अब राजेश जया से डरने लगता है और उसे घर पर हर जगह जया के कराटे की प्रैक्टिस की जगह दिखने लगती है, जो देखकर वो और डर जाता है और ये बात वो जाकर अपने कजन भाई को बताता है तो वो भी उसे कराटे सीखकर उसे पलटवार करने को कहता है और साथ ही में उन दोनों की फाइट का वीडियो भी रिकॉर्ड करने को कहता है, क्योंकि जया उस पर भारी पड़ जाती है तो ये वीडियो दिखाकर उसे डरा सके। जो सुनकर राजेश भी अब यूट्यूब पर देखकर कराटे सीखने लगता है और कई दिन तक प्रैक्टिस करने के बाद वो भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उससे पहले वो सेफ्टी गार्ड पे लेता है और फोन का वीडियो रिकॉर्डर ऑन करके रख देता है और उसके बाद जया को बुलाकर उसके साथ फाइट करने लगता है, लेकिन जया फिर से उस पर भारी पड़ जाती है और काफी देर फाइट करने के बाद फिर से एक जोर से किक मारती है, जिससे वो दरवाजा तोड़कर बाहर जाकर गिर जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर उसकी माँ और बहन आ जाते हैं और वो दोनों ये देखकर हैरान होते हैं और राजेश की माँ फौरन जया के माँ बाप को बुला लेती है उनकी बेटी के करतूत दिखाने के लिए। और यहाँ पर राजेश का कजन भाई एनी भी आता है। उससे राजेश की माँ पूछती है क्या तुमने मेरे बेटे की शादी उससे इसलिए ही करवाया था कि वो मेरे बेटे को मारकर उसका मुरब्बा बना सके। जो सुनकर जया के पापा कहते हैं राजेश इतने गुस्से वाला है, हमें शादी से पहले पता नहीं था। अंकल जी आपको पता नहीं था तो पता कर लेते, आपको बस अपनी बेटी की शादी करवानी थी। माँ बाप ऐसे ही करते हैं और बाद में पछताते हैं। छोड़ो। ये सुनकर राजेश की माँ कहती है मेरा बेटा तो बहुत भोला है और कभी कभी पति अपनी पत्नी को मारता है, और क्या आपने अपनी बीवी को नहीं मारा और उन्होंने क्या आपको पलटकर मारा है। और अब यहाँ पर बात बिगड़ने लगती है तो एनी सबको शांत करता है और वो जय के पास जाकर उससे कहता है हम परिवार के साथ रहते हैं तो हमें एडजस्ट करना पड़ता है, ऐसे मारपीट करोगी तो समाज में नाक कट जाएगी। जो सुनकर वो कहती है जब मेरी पिटाई हो रही थी तो आपकी नाक नहीं कटी। तो वो कहता है जया मुझे पता है ये गलत है लेकिन तुम उसे इग्नोर भी कर सकती थी। तो वो कहती है हमारी शादी को सिर्फ 6 महीने हो गए और इस 6 महीनों में मुझे कितनी बार उन्होंने मारा है क्या आपको पता है, और मैं कुछ नहीं करूंगी तो जिंदगी भर ऐसे ही मार खाते रहूंगी।
ये सुनकर एनी की बोलती बंद हो जाती है और वो समझाने के बहाने राजेश को बाहर ले जाता है और उससे पूछता है ये सब क्या है। तो राजेश उसे कहता है ये सॉल्व नहीं होगा भैया, आज उसका गुरूर हमें तोड़ना ही होगा। मतलब वो जया को घर वापस भेजने की बात करता है। तो एनी उसे कहता है ऐसा होगा तो समाज में तुम्हारी इज्जत चली जाएगी, सब कहेंगे राजेश की बीवी उसे मारकर अपने मायके चली गई। तो वो उसे कहता है तो हम क्या करें, मैं उसके साथ नहीं रह सकता। तो वो कहता है तुम एक काम करो, तुम उसे प्रेग्नेंट कर दो, बच्चा पैदा करने में और उसकी देखभाल करने में कुछ साल निकल जाएंगे और जैसे वो ठीक होगी फिर से एक बच्चा पैदा करो। उसे ऐसे ही करके घर के अंदर बंद कर दो, जिससे उसकी अकड़ भी उतर जाएगी, उसकी पढ़ाई और नौकरी करने का भूत भी निकल जाएगा और वो अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की देखभाल करने में निकाल देगी और ऐसे ही तुम एक असली मर्द बनोगे। और अब तुम सीधे अंदर चलकर नाम के लिए उसे माफी मांगो। और यहाँ पर एनी उसे वो फोन पूछता है जिसमें उसने पूरी फाइट का वीडियो रिकॉर्ड किया था। तो वो कहता है जया ने मुझे उस पर ही पटक दिया था तो वो खराब हो गया है। जो सुनकर राजेश कहता है कोई बात नहीं और उसे अंदर ले जाकर जया से माफी मांगवाता है। जो सुनकर राजेश उसे माफी मांगता है और अब एनी जया से भी उसे माफी मांगने को कहता है। तो जया भी उसके ऊपर दिल से माफी मांगती है और यहाँ पर ये लफड़ा खत्म हो जाता है। और अब धीरे धीरे राजेश अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने लगता है। वो जया को मनाने की पूरी कोशिश करने लगता है, जैसे वो उसे अच्छी अच्छी बातें करता है और यहाँ तक कि उसके माँ बाप के घर भी ले जाता है। और जया उसका इतना अच्छा बर्ताव देखकर उसके प्लान में फंस जाती है। वो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है और वो दोनों एक दिन इंटीमेट होते हैं और कुछ दिन बाद जया प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है। और यहाँ पर इसका ये प्लान कामयाब हो जाता है, लेकिन किसी ने सच ही कहा है झूठ एक दिन जरूर पकड़ा जाता है। यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। एनी राजेश को एक वॉइस मैसेज करता है जिसमें वो राजेश से पूछता है अपना प्लान कामयाब तो हुआ ना, उसे कोई डाउट तो नहीं हुआ। और ये जया सुन लेती है और वो राजेश से पूछती है कैसा प्लान, तो वो उसे कुछ नहीं बताता। लेकिन यहाँ पर जया को कुछ गड़बड़ महसूस होती है तो उसे बार बार पूछने लगती है तुमने क्या प्लान किया था। जो सुनकर राजेश गुस्से में आ जाता है और उसे अपना पूरा प्लान बता देता है, जैसे ये सब उनका प्लान था। और उसे कहता है अब तो मेरे टुकड़ों पर पलकर मेरे और मेरे बच्चों की देखभाल करोगी और तुम ना ही पढ़ाई कर पाओगी और ना ही नौकरी। देखा ना राजेश से पंगा लेने का क्या होता है, लगा दी ना मैं तुम्हारी वाट। ये सुनकर जया को बहुत बड़ा सदमा लगता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। और जब वो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं तो उन्हें पता चलता है बच्चा अबॉर्ट हो गया है और इसका पूरा इल्जाम सब जया पर लगाते हैं, यहाँ तक कि उसके माँ बाप भी। और उसकी माँ उससे कहती है हमने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, हमने तुम्हें पढ़ाया लेकिन तुमने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की और हमने तुम्हारे पसंद के लड़के से शादी करवा दी और तुम ऐसा कर रही हो। ये सुनकर जया हैरान होती है क्योंकि ये सब बातें झूठ होती है, इसमें कोई सच्चाई नहीं होती। और उसकी माँ राजेश की माँ से कहती है एक बार इसे माफ कर दीजिए, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। तो वो कहती है अब पागल हो गई हो, किसी दिन वो गुस्से में आकर मुझे भी मार देगी। यही सोच सोचकर मुझे रात भर नींद नहीं आती। जो सुनकर जया उनसे कहती है आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके घर नहीं आ रही। ये सुनकर उसके पापा गुस्से में आते हैं और उसे कहते हैं ये बोलने से पहले तुम सोच लो क्योंकि तुम्हारे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। जो सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है तो उनसे कहती है आप भी टेंशन मत लीजिए, मैं आपके घर भी नहीं आ रही, मैं कहीं तो चले जाऊंगी। इतना कहकर वो यहाँ से जाने लगती है, लेकिन राजेश उसे रोक लेता है और उसे कहता है ये प्राइवेट हॉस्पिटल है तो बिल भरना पड़ता है, तो तुम आधा बिल भरो और मैं आधा बिल भरूंगा। जो सुनकर वो उसे अपने गले की चैन उतार कर दे देती है और उसे कहती है इसे बेचकर भर देना। तो वो कहता है ये मुझे नहीं चाहिए, तुम कहोगी दहेज लिया है। जो सुनकर जया के पापा कहते हैं तुम ये क्या कह रहे हो, तुमने तो कहा था दहेज नहीं चाहिए। ये सुनकर राजेश की माँ कहती है मना करना हमारे संस्कार है मगर देना आपका फर्ज है। और इस बात पर ये लोग यहाँ पर बहस करने लगते हैं तो जया उन्हें रोकती है और राजेश को अपनी चैन देती है और उसे कहती है तुम ये रख लो और बिल भर दो, मैं तुम्हें पैसे लौटाकर अपनी चैन ले जाऊंगी। इतना कहकर वो बस स्टॉप आती है और वहाँ पर बैठकर बहुत रोने लगती है। मगर तभी वहाँ पर उसका भाई आता है और उसे घर चलने को कहता है तो वो उसे मना कर देती है और उसे कहती है जिंदगी में पहली बार मैंने फैसला लिया है तो प्लीज बदलने के लिए मत कहना। जो सुनकर जियान उसे वहाँ से गर्ल हॉस्टल ले जाता है और फीस मांगकर उसे वहाँ पर ही छोड़ देता है और अगली सुबह उसे जॉब दिलाने के लिए कई जगह पर ले जाता है, लेकिन सभी लोग उसकी डिग्री नहीं रहने की वजह से उसे मना कर देते हैं। और ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और एक दिन उसकी माँ उससे मिलने आती है और उसे रोते हुए कहती है ऐसे वक्त पर हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे तो कौन देगा, और उसे अपना बैग पैक करके घर चलने को कहती है। जो सुनकर जय अपना बैग पैक करने लगती है, मगर यहाँ पर उसकी माँ अपने घर पर नहीं बल्कि उसे राजेश के घर पर ले जाने वाली थी, जो जानकर वो उन्हें मना कर देती है और यहाँ से उन्हें जाने को कहती है। तो वो भी उसे डांट कर वहाँ से चली जाती है, जो देखकर जया बहुत रोती है और यहाँ पर उसकी हिम्मत पूरी तरह से टूट जाती है तो छत पर जाकर सुसाइड करने लगती है।
और यहाँ से सीन कट होता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं राजेश एक पार्टी के पास पैसे लेने के लिए जाता है, मगर वो आदमी उसे देखकर हंस रहा होता है, जो देखकर राजेश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तभी एनी उसे कॉल करके बताता है जो उसने जया और उसके फाइटिंग का वीडियो रिकॉर्ड किया था वो लीक हो गया है और बहुत तेजी से वायरल भी हो रहा है, जो सुनकर वो बहुत हैरान होता है। और हम देखते हैं वो वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा होता है, जो देखकर कई लोग जया को सपोर्ट करते हैं और कुछ धार्मिक लोग राजेश को सपोर्ट करते हैं। मगर इसकी वजह से राजेश बहुत शर्मिंदा होता है, क्योंकि सभी लोग उसे उसकी बीवी के हाथ से मार खाते हुए देख रहे होते हैं और वो इसी शर्मिंदगी से घर से ही बाहर निकलना बंद कर देता है। और ऐसे ही अब कई दिन गुजर जाते हैं और वो एक दिन तय करता है वो जया को डिवोर्स दे देगा। तो एनी भैया उसे एक लॉयर के पास ले जाते हैं। वो उनसे कहते हैं डिवोर्स देने के लिए कोई वजह चाहिए, ऐसे ही डिवोर्स नहीं दे सकते। तो वो लोग उस लॉयर को वो वीडियो दिखाते हैं, जो देखकर वो बहुत हंसता है और कहता है ये वीडियो मैंने तो पहले भी देखा है, हमारे वकीलों के ग्रुप में आया था और मैंने इसे कई लोगों को फॉरवर्ड भी किया है। और कहता है ये स्ट्रॉन्ग रीजन है, हम इस वीडियो के जरिए डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। राजेश की ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी, लेकिन दोस्तों अभी उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम बनने वाली थी, क्योंकि उसका माल कोई नहीं खरीद रहा होता, क्योंकि वो 125 केजी बेच रहा होता है और कृष्णा जी वही आदमी जो इससे मदद मांगने आए थे वो 115 केजी बेच रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनका बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा था और इसका घटने। मगर यहाँ पर राजेश को लगता है रेट ज्यादा होने की वजह से उनका माल नहीं बिक रहा, बल्कि उस वीडियो के वायरल होने की वजह से उनका माल कोई नहीं खरीद रहे। मगर उसके आदमियों को ऐसा नहीं लगता। वो डिसाइड करते हैं वो कृष्णा जी के पास जाकर उन्हें धमकाकर उनका बिजनेस बंद कर देंगे। और इधर हम जया को देखते हैं, वो सुसाइड नहीं करी होती बल्कि बहुत खुश होती है। और अगले दिन हम देखते हैं ये सब कोर्ट आते हैं डिवोर्स के लिए। और यहाँ पर जज साहिबा जया से कहती है ये लड़का तो बहुत भोला भाला दिख रहा है, तुमने इसे पीटा, आजकल की लड़कियों का व्यवहार कुछ ठीक नहीं है। और इसके बाद वो दोनों को आपस में बात करके इस मामले को सॉल्व करने को कहती है। मगर यहाँ पर जया साफ मना कर देती है राजेश के साथ रहने के लिए, जो सुनकर जज साहिबा उससे कहती है तुम उसके साथ नहीं रहोगी और डिवोर्स भी नहीं दोगी और हर दिन उसके साथ मारपीट करोगी, ऐसे कैसे चलेगा, कानून लड़कियों को सपोर्ट करता है, इसका मतलब तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकती। जो सुनकर जया कहती है डिवोर्स का फैसला इन्होंने लिया है, मैंने नहीं मैडम, और इतने दिन हम साथ में रहे, इन्होंने कभी भी मुझे पूछकर कोई भी फैसला नहीं लिया, मेरी कोई राय ही नहीं है। जो सुनकर जज साहिबा राजेश से पूछती है राजेश तुम जया से पूछते क्यों नहीं, तो वो उनसे कहता है ऐसा नहीं है मैडम, उसकी राय देने के लिए मैंने उसे पूरी आजादी दी है। जो सुनकर वो कहती है अच्छा तुम आजादी देते हो और किस हद तक देते हो, तो वो कहता है जितना जरूरी है। जो सुनकर जज साहिबा उससे कहती है तुमसे आजादी लेने की इसे जरूरत है, तो वो कहता है ऐसा नहीं है मैडम, उसने कभी भी अपनी राय नहीं दी। जो सुनकर जज साहिबा जया से पूछती है क्या ये सच है, तो वो कहती है जब मुझसे कुछ पूछा जाएगा तभी मैं राय दूंगी ना। जो सुनकर राजेश को बहुत गुस्सा आता है तो उसके साथ बहस करने लगता है और जया भी उसके साथ बहस करने लगती है। जो देखकर जज साहिबा इन्हें रोकती है और जया को सब कुछ बताने को कहती है राजेश क्या क्या करता है, तो वो बताती है ये मुझे मारते हैं पीटते हैं और यहाँ तक कि तमीज से बात भी नहीं करते, और हमारी शादी को इतने दिन हो गए ये कभी भी 5 मिनट भी मुझसे अच्छी बात नहीं किए। जो सुनकर वो कहता है हमारे पास लड़कियों के साथ बात करने के लिए टाइम नहीं होता और वैसे भी हम शरीफ खानदान से हैं जहाँ पर ऐसा नहीं होता। जो सुनकर जज साहिबा उस पर भड़क जाती है और उससे पूछती है तुम्हारा मतलब है बाकी सब शरीफ खानदान से नहीं है, और जया से पूछती है ये घर पर भी ऐसे ही करता है, तो जया उन्हें बताती है ऐसे ही करते हैं और इन्हें लगता है इनकी बहन खाना खाने की वजह से मोटी हो गई है, इन्हें हार्मोनल चेंजेस के बारे में पता ही नहीं है। जो सुनकर जज साहिबा राजेश पर गुस्सा होती है और उसे बताने को कहती है एक पारिवारिक जीवन में महिलाओं के लिए क्या जरूरी है, तो वो कहता है आज्ञाकारिता और खाना बनाना, और इसके आगे उसे कुछ नहीं आ रहा होता तो पीछे से एनी उसे बताने लगता है। जो सुनकर जज साहिबा उसे उठाती है और उसे ही बताने को कहती है, तो वो बताता है संस्कार, भक्ति और बच्चे। ये सुनकर जज साहिबा उस पर भड़क जाती है और उसे कहती है ये सब नहीं है, एक पारिवारिक जीवन में महिलाओं के लिए न्याय, सम्मान और आजादी सबसे जरूरी है, और उसे ये एक पेपर पर 1000 बार लिखकर लाने को कहती है। जो सुनकर वो चुपचाप बाहर जाता है और पेपर पर 1000 बार ये लिखने लगता है। और यहाँ पर जज साहिबा जया से पूछती है तुम्हें और क्या कहना है, तो वो उनसे कहती है मुझे 5 मिनट इनसे बात करनी है, जिसकी परमिशन जज साहिबा इन्हें दे देती है। और बाहर आने के बाद जया राजेश से उसके बिजनेस के बारे में पूछती है, जैसे वो मुर्गियां कितने में बेच रहा है। जो सुनकर वो पहले तो हैरान होता है और उससे कहता है 125। जो सुनकर वो चुपचाप डिवोर्स पेपर साइन करती है और उससे कहती है मैं 115 रुपए में बेच रही हूँ। जो सुनकर वो हैरान हो जाता है और उसके तोते उड़ जाते हैं। और हमें यहाँ पर पता चलता है जब जया सुसाइड करने गई थी तो उसे याद आता है जब वो राजेश के साथ मुर्गी फार्म गई थी तब राजेश से मिलने के लिए कृष्णा जी आए थे और वो अपना बिजनेस राजेश को चलाने को कह रहे थे, जो वो मना कर देता है। और ये याद आने के बाद जया कृष्णा जी के पास जाती है और उनका बिजनेस उनसे खरीद लेती है और उस पर बैंक जाकर लोन लेती है और अपना बिजनेस चालू करती है, जहाँ पर वो 115 रुपए केजी मुर्गियों को मार्केट में बेचने लगती है।
रेट कम होने की वजह से सारे लोग उसी के पास माल लेने लगते हैं और जया का बिजनेस तेजी से बढ़ने लगता है। मतलब अभी तक वो समझ रहे थे कृष्णा जी ये सब कर रहे हैं, लेकिन उनका कंपटीशन बनकर उनके सामने जया आई होती है। समझ गए ना, लड़कियों को कभी भी कमजोर मत समझना। और अब जय हंसते हुए कोर्ट से बाहर निकलती है और राजेश के पूरे तोते उड़े हुए होते हैं। और आगे हम लिखते हैं राजेश के आदमी आकर कृष्णा जी को मार रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जया आती है और अपने कराटे की स्किल से एक एक को मार मार कर उनका मुरब्बा बना देती है। और इसी के साथ ये मूवी भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहता हूँ। वो आपकी बीवी है, आपकी जागीर नहीं, आप उसे कुछ नहीं कर सकते। सोचो अगर यही काम आपकी बहन के साथ आपके जीजा करते तो आपको क्या अच्छा लगता? दोस्तों नहीं लगता, क्योंकि आपकी वो बहन है। ऐसे ही आपकी बीवी किसी की बहन और बेटी है। तो प्लीज अपनी बीवी को आजादी, प्यार और सम्मान दीजिए। और लड़कियों प्लीज, अगर आपके ऊपर टॉर्चर हो रहा है तो प्लीज उसे सहे मत, क्योंकि इससे सामने वाले की हिम्मत और बढ़ जाती है। मेरे बोलने का मतलब ये नहीं कि आप उसे मारे पीटे या कुछ करें। आप सीधे सीधे उसे डिवोर्स लेकर मूव ऑन कर दे और अपनी जिंदगी को नई शुरुआत से शुरू करें। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।